And now we are starting with our another segment of the sub point 4 discretionary responsibility. Discretionary responsibility में हमने पढ़ा था कि अदर यूजर्स को भी अदर स्टेक होल्डर्स को भी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का बेनिफिट मिलना चाहिए, उनको भी ट्रांसपेरेंटली हमको सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी चाहिए। तो वो अदर स्टेक होल्डर्स कौन कौन थे? तो पहले अपने पास आ जाएगा शेयर होल्डर और ओनर, देन वी विल बी हैविंग workers, the employees, then consumer, and after that we will be winding up with our session with government and community. तो हमें यहाँ पे चार स्टेक होल्डर्स के बारे में इन डिटेल पढ़ना है। बिफोर रीडिंग द बुक आई वॉन्ट यू टू मूव विद मी विद द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो हमें यहाँ पे बात करनी है कि हाउ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इज इंक्लाइन टू अदर शेयर होल्डर्स लाइक कंज्यूमर, इन्वेस्टर, एम्प्लॉयज, कम्युनिटी, ओनर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं। तो इसमें बोला है कि हु आर बिजनेस स्टेक होल्डर्स, बिजनेस के जो स्टेक होल्डर्स है वो है कौन कौन। सबसे पहले शेयर होल्डर्स एंड ओनर्स, ये कौन है? जिन्होंने अपनी इनिशियल कैपिटल लगाई है बिजनेस को स्टैब्लिश करने में, बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करने में, बिजनेस को खड़ा करने में। तो क्योंकि इन्होंने पैसा लगाया तो दे विल एक्सपेक्ट कि इनको क्या मिले, फेयर रिटर्न मिले ऑन देयर कैपिटल इन्वेस्टेड। और नॉट ओनली दैट, उन्हें जो पैसा मिल रहा है वो क्या चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी भी चाहते हैं कि जो हमें पैसा मिल रहा है वो किस सोर्स से आ रहा है। प्लस बिजनेस में जो गुड नंबर्स है, गुड नंबर मतलब कि अच्छा रेवेन्यू है, कम खर्चे हैं, प्रॉफिट ज़्यादा है, तो उसके पीछे वो ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं कि ठीक है ये ठीक है, बट करंट सिनेरियो में जो बिजनेस है वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है वो भी हमें ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोजर चाहिए ही चाहिए। एक ओनर को यही चाहिए। ठीक है, देन वी हैव वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज। वर्कर एंड एम्प्लॉयज का क्या रहता है कि एम्प्लॉयज कौन है? हु आर एक्चुअली परफॉर्मिंग द बिजनेस एक्टिविटीज फॉर यू, जो कि बेस लेवल पे आपके लिए सारे काम करके दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग टीम है अपनी, वो एडवर्टीजमेंट करती है। देन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग टीम है, वर्कर्स है वो गुड्स को बनाते हैं। एक्चुअल में आप थोड़ी जाके सिलाई कर रहे हो कपड़ों की, नहीं, टेलर स्टिच कर रहे हैं उन कपड़ों को। और वो टेलर कौन है? द वर्कर्स, द एम्प्लॉयज वर्किंग अंडर यू। तो उनको भी क्या चाहिए कि आपके लिए वो काम करे। ठीक है, हमें पैसा मिल रहा है, वी आर ग्रेटफुल टू यू, लेकिन हमें सैलरी के साथ साथ क्या चाहिए? एक तो फेयर ट्रीटमेंट चाहिए एट द वर्क प्लेस, साथ ही वेजेस भी मिनिमम इतनी तो चाहिए कि मेरा जो रोटी कपड़ा मकान तीन बेसिक नीड है वो पूरी हो सके। एंड हाइजीनिक वर्किंग कंडीशंस हो, सेफ वर्किंग कंडीशंस हो। देन उसके बाद कंज्यूमर एंड कस्टमर्स, इसमें क्या है, ये चाहते हैं कि हम अगर आपके गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो वी रिक्वायर कि हमें गुड्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी चाहिए, विदाउट हाइकिंग देयर प्राइसेस, यानी कि रीजनेबल प्राइसेस पे हमें क्या चाहिए? प्रोडक्ट्स चाहिए। देन गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी, अब गवर्नमेंट बोलती है ओके यू आर यूजिंग माय नेचुरल रिसोर्सेज, आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, गवर्नमेंट की जो पब्लिक फैसिलिटीज है उनको भी यूज कर रहे होगे, तो इट्स योर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जो कमा रहे हैं उसका कुछ हिस्सा हमें टैक्स के फॉर्म में आपको देना चाहिए। प्लस हमने कुछ लॉज बनाए हैं, रेगुलेशंस बनाए हैं, एक बिजनेस को वो वायलेट नहीं करने। तो ये कौन है? हमारे स्टेक होल्डर्स है। इसका मैंने इस स्लाइड में तुम्हें क्या दिया है? ओवरव्यू। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स शेयर होल्डर। शेयर होल्डर की तरफ हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है? ओनर की तरफ, यानी कि जिसने पैसा लगाया है बिजनेस को खड़ा करने में, तो वो चाहेगी कि उनको उस पैसे पे कुछ ना कुछ तो मिले। और वो क्या होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड। तो की ऑब्लिगेशन क्या रहेगी? प्रोवाइड फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और रिटर्न इन द फॉर्म क्या हो सकता है? प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स। ठीक है, फिर एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब उन्हें ये चाहिए कि जो आपने पैसा जहाँ पे लगाया है, हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो सिक्योर्ड जगह पे आपने लगाया कि नहीं, वो सेफ इन्वेस्टमेंट है या नहीं। फिर शेयर रेगुलर एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी आपको मैनिपुलेटेड अकाउंट्स मुझे नहीं दिखाने हैं, फिगर्स की हेरा फेरी करके मुझे नहीं दिखाने हैं। देन कम्युनिकेट फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स ट्रांसपेरेंटली, एंड आप बिजनेस को जो एक्सपेंड करना चाहते हैं या कोई मार्केट में न्यू प्रोडक्ट लाइन उतारना चाहते हैं तो उसको भी
जो आपके फ्यूचर प्लान्स है हमें अच्छे से डिटेल्ड में बताया जाए। तो शेयर होल्डर डिजर्व ऑनेस्ट कम्युनिकेशन अबाउट बोथ, किस किस का, सक्सेस का भी एंड चैलेंजेस का भी। हमारा बिजनेस कितनी ऊंचाइयों पर है हमें वो भी जानना है, इन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए चैलेंजेस क्या क्या है हमारे बिजनेस के पास वो भी हम जानना चाहते हैं। तो ये क्या है की ऑब्लिगेशंस टूवर्ड्स द शेयर होल्डर्स या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द शेयर होल्डर। अब इसको हम पहले बुक से पढ़ लेते हैं और इसका क्रक्स लिख लेते हैं एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स द अनदर स्टेक होल्डर दैट वाज द वर्कर। सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। Responsibility towards shareholder or owner. A business enterprise has the responsibility to provide a fair return to the shareholder or owner on their capital investment and to ensure the safety of such investment. ऐसा ना हो कि आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया अगले दिन वो डूब गई, दिवालिया हो गई, बैंक हो गई, ठीक है, बैंक हो गई। The corporate enterprise on a company form of organization must also provide the shareholder with regular, accurate, and full information about its working as well as the scheme of future growth। ये वही वर्डिंग्स लिख रहा है जो कि मैंने आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में समझाया। अब एक बार इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं, देन हम इसको क्रक्स में समराइज कर लेंगे। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल में हम अगेन इन्फोसिस को लेके चलते हैं। जो इन्फोसिस है वो अच्छा रिटर्न कमाता है और रिटर्न जो वो कमा रहे हैं उसको शेयर होल्डर को किस फॉर्म में वो दे रहे हैं, डिविडेंड्स के फॉर्म में दे रहे हैं। प्लस ट्रांसपेरेंटली रिपोर्टिंग करते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, यानी कि हर 3 महीने के एंड हो जाने पर वो अपनी फिनेंशियल्स को दिखाते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, ओनर्स को, ठीक है। एंड वो क्या करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं ट्रांसपेरेंटली अपनी स्ट्रेटेजिक ग्रोथ इनिशिएटिव की आगे चल के वो क्या स्टेप्स लेने वाले हैं फॉर द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ आवर बिजनेस। देन इन्वेस्टर ट्रस्ट। इन्वेस्टर ट्रस्ट कैसे, कि जब आपका ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रहेगा अबाउट द मार्केट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी, स्वॉट एनालिसिस भी बोलते हैं हम इसको। स्ट्रैटेजी स्ट्रेंथ होता है, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, इसको क्या बोलते हैं, स्वॉट। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, स्वॉट एनालिसिस भी करके दिखाता है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर ट्रस्ट है वो हम बिल्ड कर पाते हैं। यहाँ पे आई थिंक आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द शेयर होल्डर और ओनर। यहाँ पे अब हम लिखते हैं, मेन बात ये है कि देखो कीवर्ड्स तो यहाँ पे है ही, फेयर रिटर्न चाहिए, ये कीवर्ड हो गया, इसको मैं अलग से ही हाईलाइट कर देती हूँ क्योंकि बार बार वही चीज लिखेंगे साइड में तो इट विल रेप्लिकेट आवर एफर्ट्स। तो एक तो अपने पास हो गया फेयर रिटर्न, फिर उसके बाद फेयर रिटर्न ऑन वट ऑन देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एक ये कीवर्ड हो जाएगा। फिर एंश्योर सेफ्टी ऑफ सच इन्वेस्टमेंट, फिर उसके बाद रेगुलर एंड एक्यूरेट एंड फुल इंफॉर्मेशन अबाउट वर्किंग। मेन यहाँ पे बात क्या आ जाएगी, तुम यहाँ पे लिखोगे ओनर्स वांट full disclosure of future growth plan as well as challenges faced by business। ठीक है, ये अपना मेन यहाँ पे मोटिव है। अब यहाँ पे हमने क्या एग्जाम्पल लिया, इन्फोसिस का। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम पर डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, फुल फुल एंड एक्यूरेट इन्फो, इसमें क्या, क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिकेशन, एंड उसके बाद इन्वेस्टर ट्रस्ट, और उसके बाद फुल डिस्क्लोजर ऑफ
बिजनेस ग्रोथ एंड चैलेंजेस, और इसमें एक ये भी आ जाएगा करंट मार्केट कंडीशंस अफेक्टिंग द बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, जैसे कि ट्रम्प ने टैरिफ अनाउंस कर दिए है, तो उसका अपने बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो सब भी हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने ओनर्स को, इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स शेयर होल्डर और ओनर आपको आ गई होगी पूरी तरीके से समझ। एंड नाउ वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स आर अनदर रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द वर्कर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स दी वर्कर मैंने अभी भी बताया है कि जो वर्कर्स है वो आपके लिए काम करते हैं, ठीक है, उनको पैसा चाहिए, उन्हें भी अपना पेट पालना है, बट वो आके आपका काम करते हैं, तभी आप उनको पैसे दे रहे हो। तो वो ये चाहते हैं कि आप, ठीक है, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, बट अभी मार्केट में अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ रही है, या फिर यही लगा लो कि पहले अपना मैनुअल काम होता था तो लोग वही खाते में लिखते थे चीजें, बट अब कंप्यूटर आ गया, टैली ईआरपी आ गई है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स टैली ईआरपी में मेंटेन करनी है और एक्ल में मेंटेन करनी है, तो आपको हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। यानी कि एम्प्लॉय शुड बी ट्रेन्ड on the regular basis on the basis of current टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन दी मार्केट। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप पुराने तौर तरीकों से चल रहे हो, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है आपको ये काम आता नहीं है, आप निकलो, हम किसी और को हायर कर लेंगे जिसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में अडेप्ट होना आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पहले उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करें, उनको सीखें, और फिर आपको रिजल्ट ओरिएंटेड आउटपुट दें। ठीक है, और उसके बाद फेयर एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइड मीनिंगफुल वर्क अपॉर्चुनिटीज विद कॉम्पिटिटिव वेजेस एंड बेनिफिट्स। फिर उसके बाद नॉट इवन दैट, आप उनको ट्रेनिंग एंड एजुकेशन दे रहे हैं एंड फेयर वेजेस भी दे रहे हैं, तो उनको ये भी चाहिए कि जहाँ वो आके काम कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट जो है वो सेफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, healthy and well-being. तो create secure working environment that prioritize employees' health and well-being. यानी ऑफिस पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट ऐसा कुछ ज्यादा नहीं होना चाहिए। देन डेमोक्रेटिक राइट, सबको इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए कि वो यूनियन बना पाए, अपना फ्रेंड सर्कल बनाए, ग्रुप्स बनाए। ठीक है, रिस्पेक्ट वर्कर्स राइट टू फॉर्म यूनियंस एंड पार्टिसिपेट इन वर्क प्लेस डिसीजन। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनको ऑर्डर दे रहे हैं कि आज मुझे ये काम चाहिए, आज वो चाहिए, आज इतने प्रोडक्ट बना के दो, नहीं। जो आपके वर्कर्स हैं आप उनका भी सजेशंस ले रहे हो। आपको कोई नया प्रोडक्ट उतारना है मार्केट में, तो आप अपने वर्कर से भी पूछो कि आप मेरी हेल्प कर पाओगे इन नए प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में। इन नए प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में जो भी रिसोर्सेज लगेगी, जो ट्रेनिंग लगेगी, जो एजुकेशन लगेगी, मैं देने को तैयार हूँ, बट आप क्या टारगेट को मीट कर पाओगे? तो वहां पे हमें उनके सजेशंस भी लेने चाहिए। प्लस कोई प्रोसेस ऐसा है किसी चीज को कुक करने का, तो वहाँ पे आप सजेशन ले सकते हैं कि आपको ये इंग्रेडिएंट्स यूज करने चाहिए, इस क्वांटिटी में यूज करने चाहिए। जो इंसान फील्ड वर्क करता है उसको उस चीज की ज्यादा नॉलेज होती है, तो आपको अपने वर्कर्स से भी क्या लेने चाहिए, सजेशंस लेने चाहिए। तो ये क्या थी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स दी वर्कर्स। इसी चीज को अब हम बुक से पढ़ते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स दी वर्कर, management of an enterprise is also responsible for providing opportunities to the workers for meaningful work. मीनिंगफुल वर्क वही बता रहे मैंने, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के हिसाब से हमें अपने वर्कर्स को ट्रेन एंड एजुकेट करना चाहिए। It should try to create the right kind of working conditions so that it can win the cooperation of the workers. अगर आप उनको सेफ एंड हाइजीनिक वर्क कल्चर दोगे, तो वर्कर भी जो है कॉन्फिडेंट फील करेंगे, वो बिना किसी डर के आपको अच्छे से रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स दे पाएंगे। The enterprise must respect the democratic right of the workers to form the union. The worker must also be ensured of a fair wage and a fair deal from the management. ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे अपने जो कीवर्ड्स है वो क्या हो जाएंगे आपके लिए। सबसे पहले तो प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज,
फिर उसके बाद क्रिएट द राइट काइंड ऑफ वर्किंग कंडीशन, ये अपना सेकंड हो गया। फिर उसके बाद रिस्पेक्ट डेमोक्रेटिक राइट ऑफ द वर्कर्स, एक ये हो गया। एंड उसके बाद एंश्योर फेयर वेजेस और फेयर डील्स फ्रॉम द मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द वर्कर। अब इसका हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। नाउ वी हैव सक्सेस स्टोरी ऑफ द मारुति सुजुकी। ये क्या है, एम्प्लॉयज फोकस्ड अप्रोच रखते हैं, जिसमें कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देते हैं, जिसमें रेगुलरली इनकी स्किल्स को डेवलप कराया जाता है, अपडेट कराया जाता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट स्टैंडर्ड्स। जैसे कि अ, अब अपने पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, तो अब हम ये इंश्योर करना चाहेंगे कि जो भी हमारे वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज लगे हुए हैं असेंबली ऑफ कार्स में, उनकी डिजाइनिंग में, उनके फीचरिंग में, तो उनको प्रॉपर एजुकेशन दी जाए सो दैट वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के हिसाब से अपना जो प्रोडक्ट है उसको डिजाइन कर पाए। फिर फेयर कंपनसेशन, कॉम्पिटिटिव वेजेस रहे एंड परफॉर्मेंस बोनसेस। लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि चल ठीक है मैंने 10,000 में तेरे को रखा, मैं हर महीने तेरे को 10,000 दूंगा, बट ऐसा भी हो सकता है हमारा जो वर्कर था ना या एम्प्लॉय था वो इतना ज्यादा टैलेंटेड एंड स्किल्ड इंसान था, उसने समय से पहले अपने सारे टारगेट अचीव किए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनी क्वालिटी और विदाउट एनी लूप होल। तो यहाँ पे मेरी ऑब्लिगेशन भी बनती है कि वो जब बिजनेस को इतना अच्छा परफॉर्म करके दे रहा है कम टाइम में बिना क्वालिटी को हर्ट करे, तो मैं उसको क्या दूं, परफॉर्मेंस बोनसेस भी दूं। ठीक है, देन उसके बाद सेफ्टी स्टैंडर्ड। सेफ्टी स्टैंडर्ड लाइक आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, तो वहाँ पे कभी कभार लेबर के साथ एक्सीडेंट्स भी होते रहते हैं, तो वहाँ पे जो बिजनेसमैन है लेबर इंश्योरेंस लेके रखते हैं, बट स्टिल सिर्फ इंश्योरेंस से काम नहीं चलेगा, आपको जो आपके इक्विपमेंट्स है उसमें प्रोटेक्टिव मेजर्स को भी यूज करना चाहिए। लाइक प्रोटेक्टिव मेजर्स के लिए आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए वर्कर को कि ये पर्टिकुलर कंडीशन आ जाए किसी मशीनरी की तो आप इस पे काम मत करना, आप हमको तुरंत की तुरंत इन्फॉर्म करना सो दैट हम अपने इंजीनियर्स को बुलाएंगे, वो ठीक कर देंगे इसे। ठीक है, फिर उसके बाद करियर ग्रोथ। करियर ग्रोथ का मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपसे सेम काम कराया जा रहा है, ठीक है आप सेम काम करोगे आप परफेक्ट बनोगे, बट उसके साथ साथ आपके पास क्या होनी चाहिए, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी होनी चाहिए, आपके लिए न्यू काम भी सिखाया जाना चाहिए, नए काम, और नए काम के साथ साथ आपका प्रमोशन भी होना चाहिए। लाइक प्रमोशन होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी की टर्म्स में आपको पुराने काम के साथ कोई नया काम भी करना पड़ेगा। तो रिजल्ट क्या रहेगा इसका, हाई प्रोडक्टिविटी एंड वर्कर सेटिस्फेक्शन लेवल। अगर हम अपने एम्प्लॉयज को खुश रखेंगे तभी हमारा बिजनेस क्या होगा, खुश होगा। ठीक है, इसी का मतलब है हाई प्रोडक्टिविटी एंड वर्कर सेटिस्फेक्शन लेवल। अब इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं। एम्प्लॉय फोकस्ड अप्रोच में क्या क्या आएगा, मतलब मैं एक्सप्लेनेशन तो नहीं लिखवाऊंगी, बस बुलेट पॉइंट लिखवा दूंगी। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जैसे कि कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, देन उसके बाद फेयर कंपनसेशन, then we have safety standards at workplace, then we have career growth। ठीक है, now we are moving towards our another responsibility which is towards the consumer। अब कंज्यूमर के साथ तो वैसे भी हम बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ही फैमिलियर है, हम इतनी बार पढ़ते आ चुके हैं इस चीज़ को, बट स्टिल हम एक बार और इसको पढ़ेंगे ताकि आपकी जो टर्मिनोलॉजीज है, कीवर्ड्स है, वो बैठ पाए इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या चाहते हैं कि हम आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमें क्वालिटी एश्योरेंस दो, क्वालिटी प्रोडक्ट दो। हमने पिछले सेशन में पढ़ा भी था कि एक तो अपने पास कौन सा था, कैवियट एम्प्टर का, और एक था कस्टमर इज द किंग। कैवियट एम्प्टर में होता था कि कस्टमर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्वालिटी चेक रखे जो भी वो प्रोडक्ट बाय कर रहा है, बट मॉडर्न एरा में क्या हुआ कि अब कस्टमर इज द किंग। अब कस्टमर इज द
चेकिंग की वजह से बिजनेस की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने से पहले क्वालिटी चेक टेस्ट वो करवाए। इसके लिए प्रोडक्ट इंस्पेक्शन भी होती है हायर लेवल पे, कभी सर्च करना है इसके बारे में, ठीक है। प्रोडक्ट इंस्पेक्शन इन बिग ऑर्गेनाइजेशन, ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। तो क्वालिटी एश्योरेंस में डिलीवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट मीट प्रोमिस्ड स्टैंडर्ड्स विदाउट अडल्ट्रेशन और डिफेक्ट्स। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, ठीक है। फिर उसके बाद फेयर प्राइसिंग। ऐसा ना हो कि आप हमें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स तो दे रहे हो बट आप प्रीमियम चार्जेस ले रहे हो हमसे। प्रीमियम चार्जेस ऐसा नहीं होना चाहिए कि नीड तो बेसिक है बट पैसा आप हमसे क्या कर रहे हो, डबल चार्ज कर रहे हो। द चार्ज रीजनेबल प्राइस दैट रिफ्लेक्ट जेन्युइन वैल्यू रादर देन एक्सप्लॉइटिंग द मार्केट पोजीशन। देन उसके बाद ऑनेस्ट मार्केटिंग होनी चाहिए। ऑनेस्ट मार्केटिंग मतलब कि आप मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ना करो। मिसलीडिंग का मतलब है कि प्रोडक्ट में जो आप फीचर बता रहे हो वो एक्चुअल में होने चाहिए। आप बढ़ा चढ़ा के एक्सजरेटेड वे में कुछ भी प्रमोशन नहीं कर रहे हो। अवॉइड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें ये भी आ जाता है कि आप इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो इसके ये हार्मफुल इफेक्ट्स भी है। या फिर कभी आप कॉस्मेटिक्स भी देखते हो तो उस पे लिखा होता है कीप देम अवे फ्रॉम दी आई कांटेक्ट, आंखों के आसपास ना लेके आए। और कुछ खाने के भी आइटम्स होते हैं, लाइक खाने के तो खैर क्या ही बोलूं, जैसे तंबाकू है, तंबाकू में भी क्लियर एडवर्टीजमेंट होती है कि दीज आर हैजारियस फॉर दी हेल्थ, फिर भी वो बिकते हैं। मतलब आप क्या कर रहे हो, क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हो, ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर कर रहे हो अपने प्रोडक्ट का कि ये बेनिफिट कैसे करेगा आपको। बट अगर आपको इस गलत तरीके से यूज करोगे तो ये आपको हार्म भी पहुंचा सकता है। फिर उसके बाद कस्टमर सर्विसेज। ऐसा ना हो कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल तो कर दिया है बट सेल के बाद आप कह रहे हो मैं कौन तुम कौन। ऐसा नहीं होना चाहिए। आफ्टर सेल्स सर्विसेज, आफ्टर सपोर्ट सर्विसेज भी आपको देनी चाहिए कस्टमर को। ट्रीट कंज्यूमर विद रिस्पेक्ट एंड कर्टेसी whilst addressing their concerns promptly। यानी कि जब आप गुड्स को डिलीवर कर देते हो, कस्टमर को कोई दिक्कतें आ रही है तो उन दिक्कतों को रिजोल्व करने के लिए आपने कस्टमर कॉल सेंटर्स भी खोले हुए होने चाहिए। आपके पास डाउट सॉल्विंग मैकेनिज्म भी होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे टीचिंग बिजनेस में ही लगा लो, बिजनेस तो खैर क्या, एजुकेशन फील्ड में ही लगा लो। टीचर जो है वो अपने लेक्चर्स दे देते हैं और लेक्चर्स देने के बाद स्टूडेंट को कोई डाउट होता है तो वो हैंड टू हैंड स्टूडेंट्स के डाउट्स को रिजोल्व भी करते हैं, ठीक है। अब इसमें रियल लाइफ केस स्टडी आ जाती है पतंजलि आयुर्वेद की। इसमें क्या होता है कि ये अपने इंग्रेडिएंट्स को ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज करते हैं कि जो शहद है हमने किस तरीके से बनाया है वो बताते हैं। टूथपेस्ट है वो हमने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किए हुए हैं ये बताते हैं। तो क्लियरली डिस्प्लेज ऑल इंग्रेडिएंट्स ऑन पैकेजिंग अलाउइंग कंज्यूमर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस अबाउट नेचुरल प्रोडक्ट। फिर अफोर्डेबल प्राइस। इनके जो प्रोडक्ट के प्राइसेस है वो बेसिक प्रोडक्ट्स के नॉमिनल तो है। ऑफर नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स एट रीजनेबल प्राइसेस। नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें सिंथेटिक यूज नहीं है तो वो रीजनेबल प्राइसेस पे बिकते हैं, मेकिंग हेल्दी प्रोडक्ट एक्सेसिबल टू मिडिल क्लास कंज्यूमर्स। फिर उसके बाद कंज्यूमर एजुकेशन। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट बेनिफिट्स एंड यूसेज। डायरेक्शन टू यूज लिखा होता है, तुमने देखा होगा जो प्रोडक्ट लेबलिंग होती है उसमें लिखा होता है डायरेक्ट टू यूज। एंड हेल्पिंग कस्टमर्स अंडरस्टैंड प्रोडक्ट वैल्यू, ठीक है। तो ये अपनी क्या थी, कस्टमर रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द कंज्यूमर। इसमें मेन हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले तो हम इसको बुक से देख लेते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। Supply of right quality and quantity of goods and services to consumer at reasonable price constitute the responsibility of an enterprise towards its customer. The enterprise must take proper precautions against adulteration, poor quality, lack of desired services, and courtesy to customers, misleading and dishonest advertisement, yeah, advertising, and so on. They must also have the right of information about the product, the company, and the other matters having bearing on their purchasing decisions। ठीक है। तो इसमें तो पूरा ही जो पैरा है कुछ भी अननेसेसरी नहीं लिखा है, आपको सारा देखना ही पड़ेगा। तो इसमें मैं आपको ये लिखवा देती हूँ कि मेन हमने क्या देखा। एक तो क्वालिटी एश्योरेंस, फिर फेयर प्राइसिंग,
उसके बाद ऑनेस्ट डिस्क्लोजर्स, एंड उसके बाद आफ्टर सेल्स सर्विस। ठीक है, मेन ये हो गया। फिर उसके बाद है रेस्पॉन्सिबिलिटीज, और इसमें हमने एग्जाम्पल किसका लिया, पतंजलि का। पतंजलि के प्रोडक्ट्स का, जिसमें हमने क्या देखा था, इंग्रेडिएंट ट्रांसपेरेंसी, then we look at affordable pricing, then we have consumer education, राइट। ये अपना यहाँ पे खत्म हो जाता है रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द कंज्यूमर। Then we have the last but not the least, that is responsibility towards the government and the community। इसमें अपने पास क्या आएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, एक तो सबसे पहले लीगल कंप्लाइंस, लॉ ऑफ लैंड को आपको फॉलो करना है। द लैंड, द लोकेलिटी, द एरिया, द कंट्री वेयर यू आर एस्टैब्लिशिंग योर बिजनेस, यू शुड कंप्लाई विद द, यू मस्ट कंप्लाई विद द लीगल regulations of that particular government, that particular area। तो respect and follow all applicable laws and regulations। उसके बाद you are earning money from our country, you are selling your product to our customer, our consumer base in our country, so you need to pay tax over your earning। यानी कि आप हमारे यहाँ पे आके हमारे लोगों को गुड्स बेच रहे हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं, हमारी इकोनॉमी से आप कमा रहे हैं, तो हमारी इकोनॉमी में आपको कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा कुछ पैसा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। फिर उसके बाद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब ऐसा हो सकता है कि आप बाहर से आके या अपने इंडिया के ही लोग क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर सकते हैं, तो दे शुड एंश्योर कि वो मिनिमम पोल्यूशन करे, बिल्कुल मिनिमम, एंड नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करे, प्रिजर्व। लाइक मान लो कोई पेपर इंडस्ट्री है, उन्होंने 10 पेड़ काटे हैं, तो वो ये इंश्योर करे कि 20 या 40 प्लांट तो वहां पे क्या करे, दोबारा से लगाए। ठीक है। फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट का मतलब कि ठीक है, आपने प्रॉफिट कमा लिया, टैक्स भी दे दिया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी इनिशिएटिव ले लिए, बट व्हाट अबाउट आवर कम्युनिटी, जिस जगह आप काम कर रहे हो एटलीस्ट वहां का तो डेवलपमेंट करो। कंट्रीब्यूट टू द लोकल डेवलपमेंट एंड सोशल इनिशिएटिव। लाइक सोशल इनिशिएटिव में स्किल इंडिया प्रोग्राम है अपना, या फिर अपना एजुकेशनल सेक्टर पे है, या हेल्थ केयर सर्विसेज पे है। जैसे आपने फ्री क्लिनिक सर्विसेज को प्रमोट किया, लाइक डॉक्टर्स को हायर कर लिया, आप दोगे डॉक्टर्स को सैलरी, बट डॉक्टर जो है पेशेंट से चार्ज नहीं करेंगे उस पर्टिकुलर लोकेलिटी के। तो ये क्या हो गई, रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मैंने एग्जांपल लिया है आईटीसी लिमिटेड का। तो टैक्स इंटीग्रिटी, इसमें क्या है, वे क्या करते हैं, मेंटेन ऑनेस्ट टैक्स प्रैक्टिसेस कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू, यानी कि वो टैक्स चोरी नहीं करते। देन उसके बाद एनवायरमेंटल लीडरशिप रन्स एक्सटेंसिव अफोरेस्टेशन प्रोग्राम्स, यानी प्लांटेशन, प्लांटिंग मिलियंस ऑफ ट्रीज एनुअली। देन उसके बाद रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में अगेन हम फार्मर्स का एग्जाम्पल ले चुके थे कि जो फार्मर्स का रॉ मटेरियल है, क्रॉप्स है, उसको रीजनेबल दाम पे बिकवाना। ठीक है। फिर उसके बाद सोशल इम्पैक्ट। सोशल इम्पैक्ट में वही एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड स्किल डेवलपमेंट अक्रॉस द रूरल कम्युनिटीज। उन्होंने स्कूल्स एस्टैब्लिश किए, हॉस्पिटल एस्टैब्लिश किए, हेल्थ केयर सर्विसेज दी। ठीक है। तो सक्सेसफुल बिजनेस बैलेंस प्रॉफिट विद पर्पस, क्रिएटिंग वैल्यू फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स whilst contributing positively to the society। तो यहाँ पे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ हम देखने वाले हैं फ्रॉम आवर बुक responsibility towards the government and the community। An enterprise must respect the laws of the country and pay taxes regularly and honestly। It must behave as a good citizen and act according to the well accepted values of the society। It must protect the natural environment। Natural environment को भी क्या करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। यहाँ भी अगेन सारे ही जो वर्ड्स है वो नेसेसरी है, मैंडेटरी है। It was a break
तो यहाँ पे अपना खत्म हो जाता है रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी एंड आई वाज सेइंग कि यहाँ पे सारे कीवर्ड्स है। इनफैक्ट जो मैंने बुक ड्राफ्ट की है तुम्हारे लिए, तो उसमें कुछ भी अननेसेसरी बिल्कुल भी नहीं है। कोई ना कोई चीज़ जो मैं बोलती हूँ रीड वंस कैटेगरी है, वो भी इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में। भले ही आप उसको दोबारा याद मत करना, कभी-कभी मैंने बोला भी है दिस इज़ रीड वंस कैटेगरी, तो बस उसको पढ़ के छोड़ना है। बट उसके अलावा जो कुछ भी मैंने लिखा है दे आर मैंडेटरी टू लर्न, उसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं। कंटेंट है ही कितना, 4 लाइन का तो कंटेंट है, तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। आप यहाँ पे शॉर्टकट नहीं लगा सकते। हाँ, इतना कर सकते हो कि जो ये मैंने ब्लू इंक में लिखा है मत लिख के आओ पेपर में, बट इट इज मैंडेटरी टू अंडरस्टैंड। इसके दम पे तुम्हें वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे तुम्हें पूरा याद आ जाएगा कि हमने क्लास में क्या डिस्कस किया था। ठीक है, तो इट वॉज फ्रॉम माई साइड। अच्छा हाँ, इसमें 9 पेज हो गए, इतना छोटा चैप्टर नहीं है हमारा। तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हें एक बार और बताया था कि मैं तुम्हारे लिए साथ के साथ बुक बनाती हूँ। तो यस, मैंने नेक्स्ट सेशन के लिए भी आगे तैयारी करनी स्टार्ट कर दी है। ये अपना यहाँ तक सीमित नहीं है जो मैंने तुम्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाई। तो देखो, अभी यहाँ पे मैं नेक्स्ट भी कर रही हूँ। आर्ग्यूमेंट्स हमने पढ़ ली थी। ये मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें मैं फॉर्मेटिंग सब करती हूँ, बुलेट पॉइंट्स लेके आती हूँ। अब यहाँ पे देखो, हम नेक्स्ट सेशन से, अभी मैंने इसको पीडीएफ फॉर्म में नहीं रखा है, इसमें मैं फॉर्मेटिंग कर रही थी। तो अब हम आगे बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सेशन से, तो इसकी मैं फॉर्मेटिंग कर रही थी। मैं भी एक एक वर्ड पढ़ती हूँ पहले तुम्हें पढ़ाने से पहले, और रेड इंक में लेके आती हूँ कीवर्ड्स को, बोल्ड भी करती हूँ, अच्छी प्रेजेंटेशन में लेके आती हूँ कि आई कैची रहे। ठीक है, तो ठीक है, 9 पेज नहीं है, हमको आगे भी पढ़ना है। हैव अ गुड डे।